Hello student, welcome to our channel KTR Biology। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण। मतलब बीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ और आपका फ्रूट का फॉर्मेशन, फल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखो, पिछले लेक्चर में बात किया था क्या, एंडोस्पर्म बन गया था, आपका एम्ब्रायो का भी डेवलपमेंट हो गया, चाहे डाइकोट प्लांट हो चाहे मोनोकोट प्लांट हो। भ्रूण का फॉर्मेशन भी हो गया था, भ्रूण कोश का भी फॉर्मेशन हो गया था। ठीक, अब इसमें देखते हैं सीड, आपका जो फ्रूट बन रहा है। ध्यान रखना, जो फ्रूट बनता है आपका, जो फ्रूट बनता है आपको वो उसके फॉर्मेशन में ऐसा भी हो सकता है, फ्रूट को जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंडोस्पर्म, गाइनेशियम, ये सारे पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीज पार्टिसिपेट ना हो, केवल वो अंडाशय ही आपके फ्रूट का फॉर्मेशन करें। ठीक, एक एक चीजों को बताता हूँ। तो पहले तो ध्यान रखिए, मैंने देखा था कि जो निषेचन के बाद जो बीजांड आपका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ, हाइलम और मोस्ट रीजन यहाँ पर फ्यूनिकल आपकी, और बात करते हैं हम, ये आपकी एम्ब्रायो। ठीक, एम्ब्रायो, ये आपका एंडोस्पर्म जो कि आपके एम्ब्रायो को नरिशमेंट देगी, ये एंडोस्पर्म है, इस एम्ब्रायो को नरिशमेंट देगी। ठीक, इनर टुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट और चलाइजा पोल ये आपका होगा, निभाग और माइक्रोपोल, माइक्रोफाइल ये होगा। अब जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो आपका जो एम्ब्रायो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो एम्ब्रायो सेगमेंट, आपने ध्यान रखा होगा कि जो ओवरी होती है आपकी, जो फीमेल पिस्टिल थी, इसके 3 पार्ट थे। जो आपकी स्त्री केसर थी, ठीक, पहला क्या था, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ठीक, और देन स्टाइल थी, वर्तिका, और आपका लास्ट जो था ओवरी, अंडाशय। ठीक, अब ध्यान रखना, आपकी जब फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ओवरी आपकी फल का फॉर्मेशन करता है, ओवरी ही फ्रूट का फॉर्मेशन करने वाली। तो ओवरी के बाहर की जो वॉल होंगी, इंटुगमेंट, ये सारी ओवरी की जो वॉल होंगी, अंडाशय की जो भित्ति होंगी बाहरी, ये सारी फल की भित्ति बनाएंगे, पेरिकार्प जी कहेंगे। तो अब बात ये आती है कि आपने पिछले लेक्चर में एक मैंने वर्ड यूज किया था, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, भ्रूणपोष रहे, भ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी। और इसमें मैंने आपको बताया था, जो एंडोस्पर्म में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, ये पूर्ण रूप से अपने भोजन को एम्ब्रायो के डेवलपमेंट नहीं लगाते। यानी होता क्या है कि ये अपने संचित भोज्य पदार्थ को एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है, उसे भोजन की जो जरूरत होती है यही देते हैं। तो इनके पास एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बाद भी भोजन थोड़ा बहुत संचित रह जाता है, उसे एंडोस्पर्म भी कहते हैं। ये अपना सारा भोजन एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में लगा देते हैं। तो ऐसे 2 टर्मोन है, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, और इसे बोलते हैं गैर एल्बुमिनस, इनके पास एल्बुमिन नहीं है। ठीक, वही सेम है, इंडोस्पर्म है। तो ऐसे ही एल्बुमिन जो होता है, इसमें भी अवशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं एल्बुमिनस में, ये भी एम्ब्रायो के भ्रूण के विकास में लगाते हैं। तो इनके पास भोज्य पदार्थ बचा रहता है, भ्रूण के विकास के बाद भी इनके पास भोज्य पदार्थ नहीं बचा रहता। इनके पास भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है एम्ब्रायो भ्रूण के विकास में। ठीक है, भ्रूण के विकास में अपना भोजन सारा लगा देते हैं। ये 2 टर्म है, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस के। अब एक्चुअल में देखते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, फल का निर्माण हम बात करते हैं। फल का निर्माण, देखिए फल के निर्माण में होता क्या है, जो आपकी ओवरी होती है, अंडाशय,
पहले तो मैं तो आपको बता दूं कि फल के निर्माण में कौन कौन सी चीज पार्टिसिपेट होते हैं। फल के निर्माण में देखिए, आपकी बादल है, कैलिक्स, हरा पार्ट होता है, मैंने आपको फ्लावर ला के दिखाया था। कैलिक्स जो होता है ये बादल पुंज, ये हो गए। आपका करोला हो गया, जिसे बोलते हैं दलपुंज। ये जनरली प्रायः ये कलर्ड होता है, कैलिस के अंदर का भाग होता है। देन आपका पोमंग आता है, एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम के अंदर आपके स्टेमेंस ढेर सारे होते हैं, ठीक है। पुंकेसर, इसके अंदर पुंकेसर होते हैं नहीं, ढेर सारे पुंकेसर होते हैं, ठीक। अब देखो, ये सारे पार्ट आपके फ्लावर के समय, ये सारे पार्ट गिर जाते हैं। गिर जाते हैं कब? फ्रूट के फॉर्मेशन होते समय गिर जाते हैं, जब फल बनना होता है। बनना होता है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम जो आपकी जायंग है, इसकी मेंबर को बोलेंगे पिस्टल, ठीक है, स्त्री केसर। और इसके 3 भाग हैं, मैंने आपको बताया, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो आपकी जो स्टिग्मा होती है, जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और नेक्स्ट होता है स्टाइल, ये होता है वर्तिका। ये दोनों भी गिर जाते हैं, ठीक है। बचा क्या आपका? एक, वो क्या है? ओवरी, अंडाशय, ठीक। यही आपकी बची है, और यही आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन भी करती है, फ्रूट बनाती है, ठीक। यही फ्रूट बनाती है। तो आपने देखा, जो अंडाशय है, ओवरी है, ये आपका फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। और इसकी जो ओवरी की वॉल होगी, अंडाशय की जो भित्ति होगी, अंडाशय की जो भित्ति होगी, भित्ति मतलब चारों तरफ से अंडाशय, देखो ओवरी को चारों तरफ से कोई न कोई चीज कवर करेगी। आपने देखा अभी इंटूगमेंट्स है, ढेर सारे उसके स्ट्रक्चर देखे आपने। इसकी जो अंडाशय भित्ति होगी, इसको बोलेंगे पेरिकार्प। ये क्या बनाती है? आपकी फल भित्ति, फल की भित्ति बनाती है। यानी आप मैंगो, आम को लीजिए, उसके जो बाहर का हरा कलर का जो छिलका होता है, वो आपकी फल की भित्ति हुई, वही फल भित्ति होती है पेरिकार्प। पेरिकार्प से बनी, पेरिकार्प क्या होती है? अंडाशय की भित्ति, यही आपकी फल की भित्ति बनाती है। ओवरी जो आपकी अंडाशय होती है, ये फ्रूट बनाती है। और ओवरी को कवर करती है क्या? अंडाशय। और जो आपकी बीज होती है, ओव्यूल, बीजांड, ओव्यूल, ओव्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है, ये आपकी सीड बनाती है। बीज का फॉर्मेशन यही करती है। तो ऐसा आप समझो, ये मैंने ओवरी बनाया, ठीक, समझने के लिए। ये अंडाशय है, ठीक। और इधर अंडाशय को कवर कर रही है आपकी पेरिकार्प, ठीक। समझने के लिए, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, तो मैंने आपके समझने के लिए बताया रखा है। ये आपकी अंडाशय के बाहर की वॉल होगी, ठीक। इसी के अंदर आपका सीड है, ओव्यूल है। इसी के अंदर मैंने बोला ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? ओव्यूल माने माना बीजांड है, ठीक। ये बनाया आपका सीड, ठीक। इसके बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? सीड के बाहर आपकी है ओवरी, अंडाशय, ये आपकी फ्रूट बनाई। और इसके सबसे बाहर आपके अंडाशय की भित्ति हुई, अंडाशय भित्ति, ये आपकी बनाई फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, या बात करो फल भित्ति, फ्रूट वॉल, फल भित्ति बनाती, ठीक। अब तो आपको अच्छे से समझ आया। मतलब अंडाशय भित्ति सबसे बाहर होगा, उसके अंदर अंडाशय, फ्रूट, और उसके अंदर सीड। और कभी देखो यार, फल के अंदर सीड तो ऐसा थोड़ी ना होता, फल के बाहर सीड होता है, फल के अंदर ही तो सीड होती है। अब होता क्या है, फल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके फल बने, ये 2 प्रकार के हैं। एक ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट, ठीक। जो फॉल्स फ्रूट होता है, इसे हम बोल सकते हैं आभासी फल, आभासी फल। जो आपका
ट्रू फ्रूट होता है इसे बोलते हैं वास्तविक फल। वास्तविक फल। अब आप ये सोच रहे हो वास्तविक फल और फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये मैं अभी तो सुना ही नहीं था। होता क्या है, जो आपका ट्रू फ्रूट होता है इसमें फ्रूट आपका अंडाशय बने, अंडाशय से फल बने। ध्यान रखना, अगर फल आपका अंडाशय से बन रहा है तो वो आपका ट्रू फ्रूट होगा। ठीक है, मैक्सिमम आपके जो मैक्सिमम फल होते हैं वो अंडाशय से बनते हैं। ठीक, मैंगो लीजिए और आपके आसपास बहुत सारे फल, चीकू, बैंगन, हिट, मतलब बहुत सारे फल आपके आसपास हैं। तो आभासी फॉल्स फ्रूट में होता क्या है, इसमें फल का फॉर्मेशन, फल का फॉर्मेशन अंडाशय के अलावा इनमें हो सकता है, जैसे बाह्यदल, बाह्यदल या दलपुंज, बाह्यदलपुंज या कैलिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, करोला, दलपुंज, या हो सकता है थैलमस। थैलमस यानी आपका जो पुष्पासन, जिसमें पुष्प, पुष्पासन, पुष्प का आसन, जहाँ आपके पुष्प अटैच होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, वो सारी चीज अटैच होते हैं, थैलमस से तो होता है। पुष्पासन भी तो सारी चीज लगे थे, फ्लावर के सारे पार्ट। तो ये सारे, ये तीनों भाग आपका अगर फल का फॉर्मेशन करें तो उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अगर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, ये सारी चीज मिलकर फल का फॉर्मेशन करें तो होता है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल, जो आपका एप्पल होता है वो कभी भी ओवरी से उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने बताया कि आपकी जो बीजांड होती हैं उससे बनती है आपकी सीड। लेकिन अब बीजांड जब सीड में परिवर्तन होता, सीड में बनता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो हम देख सकते हैं बीजांड यानी ओव्यूल में होने वाले परिवर्तन, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं तब जब आप के फल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ओव्यूल आपकी बनाती है सीड, ये आपकी बनाती है सीड। ठीक है, सीड बनाते समय इसमें परिवर्तन क्या होती हैं, तो इसमें समय ध्यान रखना। पहला तो आप ये ध्यान लीजिए, जो एम्ब्रायो सैक ने पढ़ा उसके बाहर का जो लेयर, आउटर इंटोगमेंट, इनर इंटोगमेंट, जो आपका बाय अध्यावरण, बाय अध्यावरण या अंत अध्यावरण। ठीक है, ये दोनों आपके सीड में, सीड के जो वाल्थ होती है इसकी फॉर्मेशन करते हैं। जो बाह्य अध्यावरण होता है ये बनाती है आपकी टेस्टा, ये अंत्य अध्यावरण ये बनाती है आपकी टैगमेन। ये दोनों बहुत हार्ड लेयर होते हैं, इस सीड के ऊपर कोडेड होते हैं। तो हम टेस्टा को बोल सकते हैं बीज चोल। ठीक, और जो आपकी टैगमेन होती है इसे बोलते हैं अंता कवच। ध्यान रखना, जब आपकी ओविल श्रेणी में परिवर्तन होती है तो ओविल की जो बाहर की इंटोगमेंट होती है, आउटर इंटोगमेंट या बाह्य अध्यावरण, वो बदल जाती है टेस्टा में, बीज चोल में। जो आपकी अंधा अंत अध्यावरण होती है, इनर इंटोगमेंट, इनर इंटोगमेंट जो होती है वो बदल जाती है टैगमेन में या अंता कवच में। और जो आपकी फ्यूनिकल स्ट्रक्चर्स होती है, ध्यान रखना, जो आपकी फ्यूनिकल होती है, बीजांड वृंत, जो बीजांड वृंत होता है ये प्रायः गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं प्रायः, हमेशा नहीं प्रायः। लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल बात करें हम, लीची, लीची में जो फ्यूनिकल होता है ये मांसल उतक का फॉर्मेशन करता है, मांसल उतक का फॉर्मेशन, मांसल उतक बनाता है। और ये जो मांसल उत्तक होता है ये बीज के चारों तरफ होता है, बीज के चारों तरफ होता है, होता है। और इसे हम कहते हैं एरेल। क्या बोलते हैं, एरेल। ये खाने योग्य होता है, खाया जाता है। तो हमने देखा क्या,
फ्यूनिकल फ्यूनिकल जो बीजांड वृंत होता है ये प्रायः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लीची ऐसा मेंबर है, ऐसे और सारे प्लांट्स भी हैं जिसमें मांसल उत्तक बनाता है। ये लीची में जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल ही आपका मांसल उत्तक बनाता है। ये जो मांसल उत्तक होता है ये बीज के चारों तरफ होता है, बीज के अंदर नहीं, बीज के चारों तरफ उत्तक होता है। और मांसल उत्तक उत्तक जो होता है बीज के तरफ होता है, ये इसको एरियल बोलते हैं, ये खाने योग्य होता है। और जो आपका माइक्रोपाइल हुआ बीजांड द्वार, थर्ड की बात करें जो आपका माइक्रोपाइल हुआ, ठीक है, बीजांड द्वार जिससे आपके मेल गैमेट इंटर किए थे, याद है भूल गए? याद होना चाहिए। माइक्रोपाइल में इसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। बात ये है अगर परिवर्तन हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। होता क्या है जब सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड अपनी जब उसके बीज पर बीज मतलब आँखा निकलता है, जब वो इसी माइक्रोपाइल से होकर बाहर निकलता है। अगर माइक्रोपाइल बंद हो गया तो सीडलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, सीडलिंग नहीं होगी तो प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके लिए माइक्रोपाइल को ऐसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो कैस्टर होती हैं, एक एग्जाम्पल है अरंडी, ठीक है, कैस्टर बीन जिसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी माइक्रोपाइल होती है, माइक्रोपाइल के स्थान पर यानी बीजांड द्वार के स्थान पर इनर इंटेगुमेंट जो आपकी अंतः अध्यावरण होती है, जो आपकी इनर इंटेगुमेंट होती है अंतः अध्यावरण, ये क्या करते हैं, ये एक अतिवृत्त मतलब होता क्या है, अंतः अध्यावरण एक सेल्स का मतलब ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। सेल्स की फॉर्मेशन होने से इनमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है। अंत्य अध्यावरण आपकी थोड़ा सेल्स का फॉर्मेशन करके वृद्धि करती हैं, जिसे बीजचोल या ग्रैनुकल बोलते हैं। अंत अध्यावरण ये वृद्धि करके आपकी बनाती हैं बीज चोलक, ठीक, जिसे बोलते हैं ग्रैनुकल। सॉरी, ग्रैनुकल, ठीक। तो माइक्रोपाइल प्रायः वैसे लगे होते हैं क्योंकि इसी से सीडलिंग होती है, लेकिन अरंडी आपका ऐसा मेंबर है कैस्टर बीन जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बीजांड द्वार है यानी माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के स्थान पर ही जो आपकी इनर इंटेगुमेंट है अंतःध्यावरण, ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करके वृद्धि कर जाती हैं और ये बीज चोलक का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक, इसमें पीवाई लिखो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें बीजांड का, जबकि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस इसे बोलते हैं बीजांड काय, ये क्या करती हैं, ये प्रायः आपकी जाती हैं समाप्त हो जाती हैं, ये क्या होती हैं प्रायः नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, आपको पता है कि ये फीमेल गैमेट को नरिशमेंट देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये बचा रह जाता है और ये पतली परत का आपकी कुछ ऐसे मेंबर हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं आपके जिनमें आपकी जो न्यूक्लियस होती है बीजांडकाय, जिनमें बीजांडकाय का एक पतली परत का फॉर्मेशन कर पतली परत बनाती हैं, ठीक है, यही पतली परत बनाती है जिसे हम परिभ्रूण कोश कहते हैं, जिसे हम परिभ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है, परिभ्रूण कोश कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आपका कुमुदनी हुआ, कुमुदनी,
कुमुदनी में होता क्या है कि जो अब बीजांडकाएं होती हैं ये बची रह जाती हैं। बीजांड क्या होती है आपको पता है। बीजांडकाएं फीमेल गैमेट को नरिशमेंट देती हैं, मतलब पोषण देती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपकी जो न्यूक्लियस होती हैं वो बची रह जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कुमुदनी, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट का जब बनने लगी तो एम्ब्रायो का क्या हुआ, भ्रूणपोष का क्या हुआ में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, आखिर भ्रूणपोष का क्या हुआ जब आपकी फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगा। तो हुआ क्या, जो आपकी एंटीपोडल सेल होती हैं, पहला तो ध्यान रखें, एम्ब्रायो शैक में आपको पता है ना, एम्ब्रायो शैक एम्ब्रायो शैक में जो आपकी एंटीपोडल सेल होती हैं, प्रतिमुख कोशिका, जो आपकी प्राथमिक कोशिका थी, एंटीपोडल सेल जिससे बोला गया था, एंटीपोडल सेल, ये आपकी नष्ट हो जाती हैं। ध्यान रखना, ये जब चीजें नष्ट होती हैं ना, तो इसके बाद जो संचित भोज्य पदार्थ होता है ये एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में ही लगा देती हैं। आपकी जो जायगोट थी, युग्मनज, ठीक है, ये तो आपका भ्रूण का ही विकास करती है, भ्रूण बनाती है। एम्ब्रायो तो युग्मनज बनाती है। जो भ्रूणपोष केंद्रक थे, भ्रूणपोष केंद्रक जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपकी ये भी जो होती हैं आपकी एंडोस्पर्म बनाती हैं, ये आपके क्या भ्रूणपोष बनाती हैं। जो भ्रूणपोष क्या करता है, आपका जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ, जायगोट से भ्रूण बनी, तो भ्रूण को भी चाहिए खाना पीना, उसे भी भोज्य पदार्थ चाहिए। तो ये जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, 3n ट्रिप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखना। ये 2n होता है कि नहीं। जो आपकी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है ये आपके भ्रूणपोष बनाती हैं। भ्रूणपोष आपके भ्रूण को भोजन देती है। इसके पास सिनर्जिट होते हैं, सहायक कोशिका आपकी जो होती हैं, सहायक कोशिका, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सहायक कोशिका आपकी नष्ट हो जाती हैं। एक तो तभी नष्ट हो जाता है जब मेल गैमेट एंट्री करता है, तो एक सिनर्जिड को नष्ट करते हुए आता है, सिनर्जिड सिर। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये आती है कि जो सीड होते हैं इनकी जीवन लाभ की बात करें, वायबिलिटी ऑफ सीड। अब बात ये करते हैं कि जो सीड बना है वो आखिर कब तक जीवित रह सकता है। भाई हर एक चीज की लाइफ होती है, फिक्स लाइफ होती है, कितने साल तक जीवित रहेगा। यहाँ तक आपकी स्पर्म भी या पोलन ग्रेन ये फिक्स होते हैं कितने टाइम पहुंचना है। व्हीट गेहूं में 30 मिनट तक लाइफ स्पेन था। रोजेसी, लेगुएसी, सोलेनेसी जैसे फैमिलियों में आपकी महीनों तक उनकी लाइफ स्पैन थी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी लाइफ स्पैन सैकड़ों सालों तक होते, कुछ महीनों तक होते हैं। इससे पहला आपका है ल्यूपाइन। ल्यूपाइन जो है इसका जो लाइफ स्पैन हो वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमको खुदाई में मिला था। इसे बोलते हैं ल्यूपाइनस आर्टिकस, इसका बोटेनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है। जो आपके ल्यूपाइन है ये आपकी खुदाई में मिला था, जब खुदाई हो रही थी आर्कटिक आर्कटिक टुंड्रा में। और खुदाई कहाँ हुई थी आपकी, आर्कटिक आर्कटिक टुंड्रा में। ठीक है, जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ ये खुदाई के दौरान में ही मिला था हमें। खुदाई के दौरान
मिला था, ठीक। और खुदाई के दौरान मिला था। यहाँ पर इसकी जो आपकी लाइफ स्पैन होती है, जिसे बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। अब डोरमेंसी पीरियड क्या होता है? इसे बोलते हैं सुसुप्तावस्था। सुप्तावस्था होता क्या है कि जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो सीड तुरंत ही सीडलिंग करके प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करती। अब सीड जब बन गया, अब मौसम चेंज हो जाएगा। अब सीड वेट करेगा कि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आए। देखो, हर एक प्लांट के लिए फिक्स कंडीशन होती है, फिक्स फेवरेबल कंडीशन, लाइट, टेम्परेचर, उस समय का मौसम कैसा है, उसी समय में वो सीडलिंग करती है। सीड का फॉर्मेशन मतलब बीज में से प्लांट का फॉर्मेशन होती है। तो अब इस सीड डोरमेंसी की अवस्था में जाएगी। डोरमेंसी यानी सुसुप्तावस्था की अवस्था में जाएगी। इस समय ये इसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इस समय इसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो स्लो हो जाएंगी। ठीक है। बात ये, अगर ये अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट कर दे, तो इसमें इतना संचित भोज्य पदार्थ होता है कि नहीं, कि ये अपने नेक्स्ट डोर मतलब पीरियड जब आएगा इसके सेटलिंग करने तक, तब तक ये भोजन इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर दें। इनके पास लिमिटेड भोजन होते हैं और उस समय अपनी मेटाबॉलिक रेट को बहुत ही स्लो कर लेते हैं। इतना स्लो कर लेते हैं कि ये 10,000 साल, 1,00,000 साल तक, सॉरी, 10,000 साल, 1,00,000 साल, महीनों तक ये जीवित रहते हैं। अपने मेटाबॉलिक रेट को उतना स्लो करते हैं। अगर ये अपना मेटाबॉलिक रेट को स्लो ना करें, अगर फास्ट ही रहे, तो इनका जो लाइफ है होता है सेट का, ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अपने ये लाइफ स्पैन को मतलब जो क्या होता है डोरमेंसी पीरियड में जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर लेते हैं। ठीक। तो आर्कटिक टुंड्रा में जो ल्यूपाइन का मिला था, इसका जो जीवन काल देखा गया था वो 10,000। जब खुदाई हुआ तो देखा गया कि ये 10,000 साल से जीवित रह रहा है सीड। और उसके बाद जब नेक्स्ट आपका देखा गया खजूर, ठीक, इसको बोलते हैं फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्या होता है? अ, आपने एक वर्ड सुना था, मृत मृतकों का टीला। ठीक। टीला मतलब ऐसा, मतलब वहाँ का क्या हुआ, एक महल था बहुत पुराने समय में। तो महल, जाहिर बात है, बहुत पुराने साल में रहा था। वहाँ का कंडीशन ऐसा हुआ कि वहाँ सारे लोग की डेथ हो गई। बाद में जब खुदाई हुई, तो जब मृत महल की खुदाई हुई तो उसमें ही आपकी ये खजूर देखी गई। तो खजूर कितना ये खजूर देखा गया था, उसी में आपका ये खजूर का सीड मिला था। खजूर ना मिला था, खजूर का सीड मिला था, जो लगभग 2,000 साल पुराना था, वर्ष पुराना था। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आया, जो खजूर उस समय का सीड था, उसका डोरमेंसी पीरियड 2,000 साल का था। यानी जो डोरमेंसी पीरियड होता है किसी भी सीड का, ये महीनों भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, यहाँ तक हजारों साल तक ये जीवित रह सकते हैं। और इनका वाइबिलिटी पीरियड मतलब सीड के इतने साल जीवित रहना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें पार्टिकुलर एक फेवरेबल कंडीशन होती है जिसमें वो सीडलिंग कर सकें। अगर गेहूं के बीज जो आप अपने घरों में रखते हो, अगर ये जनरली देखो, आप ठंड के मौसम में सीडलिंग करते हैं, अगर गर्मी के मौसम में सीडलिंग करने लगे तो ऐसा होगा, जब आप अपने यहाँ सीड मतलब गेहूं के बीज के रखे होंगे तो वो सीडलिंग कर जाएंगे, जम जाएंगे, और तो क्या आप उसे खा सकेंगे? नहीं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है कि जो इनका डोरमेंसी पीरियड में जाना, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होता है। इसे हम कई सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं, कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इनके डोरमेंसी पीरियड की वजह से ये हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट भी साबित होता है। तो हमने यहाँ पर देखा सीडलिंग सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ रखा।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, तो हमने देखा कि यहाँ पर सीड का और फूड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे एपोमिक्सिस, असंग जनन या बहुभ्रूणता। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे असंग जनन या बहुभ्रूणता, ठीक है। एपोमिक्सिस या पॉली एम्ब्रायनो, ठीक है, एपोमिक्सिस या पॉली एम्ब्रोनी। पॉली मतलब ढेर सारे, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, यहाँ से ही समझ में आता। तो इन दोनों टर्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।